Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh and we are continuing our Indian economic lecture series for UPSC CSE. In previous two lectures we have discussed about inflation, types of inflation, causes for inflation, then impact of inflation on economy. So these topics we have covered in detail. Today we are going to cover these topics. First, deflection, then disinflection, then after that, squeeze, inflation, reflection, inflation, tax, then stagflation. These terms we are going to understand. After that, we will cover Phillips curve, GDP deflector. Then we will calculate nominal GDP and real GDP. Then we will compare both. So these topics we are going to cover today. So last lecture we have covered हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा रिटेल इन्फ्लेशन होता है जिसके बेसिस पे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है और कोर इन्फ्लेशन जिसमें हम वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सक्लूड करके बाकी बचे हुए कमोडिटीज का इन्फ्लेशन देखते हैं उसके बाद हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें वेटेज वाइज इनका याद करना टॉप थ्री वेटेज किसका है तो फर्स्ट होता है फूड एंड बेवरेजेस का आफ्टर दैट मिसलेनियस आफ्टर दैट हाउसिंग ये सीपीआई के तीन मेन कंपोनेंट है लीस्ट वेटेज कंपोनेंट है हमारे पास पेन टोबैको और इंटॉक्सिकेट और सीपीआई में हम देखें सीपीआई में तीन ही पैरामीटर होते हैं मैक्सिमम वेटेज है हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है उनका 64%। आफ्टर दैट प्राइमरी गुड्स जिसमें फूड आइटम्स आ जाते हैं अपने उसके बाद में हमने देखा था फ्यूल एंड पावर जो सबसे कम वेटेज होता है। इसके बाद हमने देखे थे वेरियस टाइप्स ऑफ सीपीआई सीपीआई के किस किस तरह के होते हैं तो हमने डिस्कस किया था पहले सीपीआई आईडब्ल्यू सीपीआई आईडब्ल्यू में हम देखा था बेस ईयर उसका रिवाइज होकर 2016 हो गया है। ठीक है और ये हमने देखा था डीए और जो रिलीफ अराइवल्स होता है ये कैलकुलेट करने के लिए हम सीपीआई आईडब्ल्यू का यूज करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड सीपीआई रूरल लेबर। इन दोनों में हमने बताया था कि दोनों ही रूरल मार्केट में देखा जाता है। एक जो सीपीआई रूरल लेबर है वो मनरेगा वेजेस को डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है और रूरल लेबर का जो वेजेस है उसको डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने बताया था दोनों के अंदर जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है वो दोनों सेम है दोनों के अंदर 260 कमोडिटीज होती है 260 होती है दोनों में जिसका हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू में 266 260 कमोडिटीज होती है गुड्स एंड सर्विसेज होती है। इसी तरह हमने सीपीआई अर्बन देखा था उसके बाद सीपीआई यूएनईएम यूएनएमई देखा था। उसके बाद हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की थी कि आरबीआई को इन्फ्लेशन 2% से लेकर 4% के बीच में मैनेज करना 2% से 6% के बीच में इसको मैनेज करना होता है ये आरबीआई का टारगेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई को दिया गया। तो इसमें हमने देखा था कि आरबीआई क्या क्या मेजर्स ले सकती है क्या किस तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी और जो ये मॉनेटरी कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसमें मेंबर्स कौन होते हैं किस तरह से उसमें डिसीजन लिया जाता है वो सब हमने देखा था। इसमें एक और फैक्टर था कि अगर आरबीआई इस बैंडविड्थ के अंदर इन्फ्लेशन मैनेज करने से मैनेज करने में एबल नहीं हो पाती है तो उसे गवर्नमेंट को रिटर्न में रिप्लाई देना होता है कि सपोज दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर जा रहा है जो 6% है उससे ऊपर इन्फ्लेशन है 6% से ऊपर अगर इन्फ्लेशन रहता है तो आरबीआई को रिटर्न में गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है कि इसका रीजन क्या है कि पहले तो रीजन देना पड़ेगा रीजन क्या है देन उसके लिए आरबीआई कौन कौन से मेजर्स लेने वाली है। ठीक है और थर्ड इसमें कितने टाइम लिमिट के अंदर ये इन्फ्लेशन वापस जो ये लिमिट दी है 2% 6% उसके बीच में आ जाएगा तो ये तीन चीजों के जवाब आरबीआई को रिटर्न में देना होता है क्योंकि एक तरह से बाइंडिंग एग्रीमेंट है आरबीआई को मैनेज करना 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को। उसके बाद में हमने देखा था इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है तो उसमें हमने देखा था जो मेन है वो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है जो लेंडर्स होते हैं उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है रियल इंटरेस्ट रेट वो कम हो जाती है इसमें लेंडर्स को नुकसान होता है और जो बोरोवर्स है उनको फायदा होता है क्योंकि उनके लिए रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है जो इंटरेस्ट को हम एडजस्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ में तो जो लेंडर्स है उसके लिए जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाती है और जो बोरोवर है उसके लिए भी रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो बोरोवर
को जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम आती है, वो हमने देखा था। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट देखा था। पोस्ट पुश इन्फ्लेशन देखा था, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इस वजह से ओवरऑल जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर हमने वेज प्राइस स्पाइरल देखा था, अनसर्टेनिटी देखी थी, एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट देखा था कि इस पे एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। और अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी कि अगर इन्फ्लेशन है तो मार्केट में डिमांड हाई हो रही है, डिमांड हाई है तो इन्फ्लेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। लास्टली हमने देखा था कि मेजर्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी आरबीआई की, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाता है वो देखा था। सप्लाई साइड के इश्यूज देखे थे, उसमें क्या पॉलिसी डेवलप हो सकता है। देन वेज एंड प्राइस कंट्रोल देखे थे कि हम वेज और प्राइस को किस तरह से कंट्रोल करें कि ओवरऑल जो फाइनल गुड्स है सर्विसेज है उनकी प्राइस हम कंट्रोल में कर सके। एक्सचेंज रेट को हमने देखा था। तो एंटी होल्डिंग जो मेजर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने असेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात की थी कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट को मॉडिफाई करके हम होल्डिंग लिमिट्स को कम कर देते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की थी, रेगुलेशन की बात की थी, पब्लिक डेट की बात की थी और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की थी। ये सब हमने मेजर्स हमने देखे थे, इनको वन बाय वन हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये मेंस के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। इस पर कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने इन्फ्लेशन देख लिया। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कि हमने गुड्स एंड सर्विस का बास्केट लिया, बास्केट ऑफ कमोडिटीज लिया जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज ली हमने। सपोज हमने सीपीआई या डब्ल्यूपीआई की बात करें, 697 कमोडिटीज ली। उनका हमने देखा कि जनरल प्राइस राइज, एक जनरल प्राइस राइज हम देखते हैं ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो यहाँ पे की टर्म्स है, गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट, ठीक है, जिन जिन को गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंसिडर कर रहे हैं इनका बास्केट हमें देखना है कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है। देन जनरल प्राइस राइज, कि उसके अंदर स्टेबल प्राइस राइज हुआ है, तो लाइक वो परसिस्टेंट है, मतलब वो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर में जाके कम हो रहा है, तो वो एक तरह से उस प्राइस में इनबिल्ड हो जाता है बाद में। तो वो देखा था जनरल प्राइस राइज। थर्ड इज सस्टेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने देखा था कि जैसे इन्फ्लेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं, ठीक है, ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर देखते हैं कि लास्ट ईयर की कंपेरिजन इस साल कितना इन्फ्लेशन है। तो ये हमारे हमने डिटेल में इन्फ्लेशन में डिस्कस किया था। अब एक नई टर्म आ रही है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन में होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है इसमें हम देखते हैं सस्टेन डिक्रीज इन जनरल प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने इन्फ्लेशन की बात की थी उसमें हमने देख रहे थे कि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है, कि जीरो से ऊपर। अगर प्रीवियस ईयर में 100 रुपए की कोई हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही थी, तो नेक्स्ट ईयर में वो 101 की हो गई, 102 की हो गई, 103 की हो गई, तो मतलब 100 रुपए की कंपेरिजन बढ़ी हुई है। तो जो जनरल प्राइस राइज होता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और डिफ्लेशन में हम जनरल प्राइस डिक्रीज देखते हैं कि जो 100 रुपए की गुड्स और सर्विसेज थी वो नेक्स्ट ईयर 100 रुपए से कम होके 97 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, सपोज ईयर वन की बात करते हैं हम। ईयर वन के अंदर कोई भी जो हम कमोडिटी लेते हैं उसकी प्राइस 100 रुपीज थी, और ईयर टू के अंदर देखते हैं वो प्राइस डिक्रीज होकर 97 रुपीज हो गई। तो यहाँ जो 3% का जो आया है प्राइस रिडक्शन, वो हमारा डिफ्लेक्शन है। यहाँ पे जो 3% जो रिडक्शन हुआ है वो सस्टेन्ड है, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन भी सस्टेन था कि जैसे बढ़ा था उसने वहां पे सस्टेन किया। जो फ्यूल प्राइस थी वो 4 साल पहले 70 रुपीज की थी, पेट्रोल डीजल की प्राइस, वो बढ़कर अब 110 रुपए का हो गया पेट्रोल। तो ये सस्टेन कर दिया, 110 रुपए से वो कम नहीं आया है, 110 से प्लस माइनस 5 रुपीज के अंदर ही वो वेरी कर रहा है। ऐसा नहीं कि 110 से वो सीधा 75 या 70 पे आ गया, तो वो सस्टेन प्राइस राइज था, तो वो इन्फ्लेशन होता है। वैसे ही सस्टेन प्राइस डिक्रीज होती है कि जो प्राइस कम हुआ है, 100 रुपीज से जो प्राइस गिर के 97 रुपीज हो गया है, तो प्राइस जो 97 हो वो स्टेबल हो गया है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं? सपोज मार्केट में रिसेशन आया हुआ है, कि मतलब लोगों के पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उनको सैलरी वेजेस नहीं मिल रहे,
तो इस वजह से ओवरऑल मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। उसके डिमांड के कंपैरिजन में हमारे पास जो सप्लाई है वो अभी भी स्टेबल है। अभी भी हम 100 गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। पहले डिमांड 100 गुड्स की थी, 100 गुड्स की डिमांड घट के अब 97 गुड्स की हो गई है। तो हम देखेंगे कि डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई सेम है, डिमांड कम हो गई है मार्केट में। डिमांड कम होने की वजह से हम देखते हैं कि प्राइस रिडक्शन हो जाता है, कि जो अभी 100 रुपए का कुछ मिल रहा था वो अब 97 रुपीज का मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट में है वो सप्लाई कॉन्सेंट 100 कमोडिटीज की है और उसके कंपेरिजन हम डिमांड देते हैं 97 कमोडिटीज की है। तो ऑटोमेटिक जो हमने डिमांड सप्लाई कर्व का देखा था जिसमें मार्केट इक्विलिब्रियम की बात की थी, ऑटोमेटिक वो प्राइस रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगा और ऑटोमेटिक वो मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में आएगा 97 रुपीज के ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से जो प्राइस रिडक्शन हो रहा है वो एक तरह से डिनोट कर रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, रिसेशन में जा रही है। तो ये नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट होती है, उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। डिस इन्फ्लेशन क्या होता है? डिस इन्फ्लेशन में आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन है, लेकिन डिस डिस जैसे हम बोलते हैं कि डिक्रीज होता है एक तरह से। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है, रेट जो जनरल प्राइस राइज हो रहा है, जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है उनकी प्राइस में जो प्राइस है वो बढ़ रही है। बट जो रेट थी, सपोज अपने फर्स्ट ईयर के अंदर रेट हमने देखा कि इन्फ्लेशन हमारा 10% था। सेकेंड ईयर में देखा हमने, सेकेंड ईयर में देखा तो रेट हमारा इन्फ्लेशन 5% हो गया। तो अभी भी इन्फ्लेशन है, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं है, प्राइस अभी भी कमोडिटीज की बढ़ रही है। बट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में जो रेट थी पहले 10% थी, वो 10% घट के 5% हो गई। उससे नेक्स्ट ईयर में देखेंगे Y3 के अंदर, तो देखते हैं कि हम उसमें 3% आ गया। तो ये डिनोट कर रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है। अभी रिसेशन नहीं है लेकिन इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है, डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे डिमांड कम हो रही है, यहाँ पे भी डिमांड कम हो रही है। लेकिन जो डिफ्लेशन का देखते हैं, डिफ्लेशन का सिनारियो होता है रिसेशन में। तो रिसेशन का जो पीरियड आता है, रिसेशन में हम देखेंगे कि डिमांड एक तरह से मार्केट डिमांड खत्म ही हो रही है और जिस इन्फ्लेशन में हम देखेंगे डिमांड रिड्यूस हो रही है, स्लो डाउन हो रहा है यहाँ पे इकोनॉमी में। ठीक है। तो अगर अब गवर्नमेंट कोई मेजर्स नहीं लेती है, यहाँ पे कोई मेजर्स नहीं लेती है, तो ये स्लो डाउन रिसेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये डिस इन्फ्लेशन है वो डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्राइमरी कंडीशन है डिफ्लेशन की, कि डिस इन्फ्लेशन आता है, पहले इन्फ्लेशन होगा, फिर डिस इन्फ्लेशन आएगा, देन जीरो होगा, इन्फ्लेशन जीरो होगा, उसके बाद में डिफ्लेशन में जाएगा। तो अगर हम इसको नंबर लाइन में देखेंगे, नंबर लाइन के अंदर हम देखते हैं इन्फ्लेशन की रेट के साथ में हम देखते हैं। तो अगर यहाँ पे नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ होती है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सपोज यहाँ पे 10 है, 10% इन्फ्लेशन है यहाँ पे। ठीक है, 10% इन्फ्लेशन है। उसका हम देखते हैं 5% इन्फ्लेशन है। उसके बाद हम देखते हैं 3% इन्फ्लेशन है। फिर हम देखते हैं 0% इन्फ्लेशन है, कि जो प्राइस है वो सस्टेन कर गई, 100 रुपए की है, नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपए में मिल रही है, उससे नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपए में मिल रही है। तो यहाँ पे जीरो इन्फ्लेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि -3% है, कि जो प्राइस रिडक्शन हो गया, 100 रुपए की कमोडिटी अब 97 मिल रही है नेक्स्ट ईयर। उसके हम बाद देखते हैं हम -5% हो गया। तो इस तरह से हम इस तरफ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन हम जा रहे हैं डिस इन्फ्लेशन, उसके बाद में हम जा रहे हैं डिफ्लेशन में। तो जो हमारी टेंडेंसी है नेगेटिव साइड में मूव करने की, तो ये हम जा रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन से हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो ये दो टर्म्स है। अब इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, जो मैं डिटेल में आपको ये सब बता दिया है, किस तरह से दोनों टर्म्स डिफाइन की गई है। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट होता है, परसिस्टेंट डिक्रीज इन प्राइसेस होता है, जैसे हमने बताया कि इन्फ्लेशन में परसिस्टेंट इंक्रीज इन राइज इन प्राइस होता है, यहाँ पे डिक्रीज होती है प्राइस, परसिस्टेंट होता है। ये स्लोअर एंड मॉडरेट डिक्रीज होता है, ये धीरे धीरे होता है, जैसे मेरा स्लो डाउन होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया स्लो डाउन होता है, ये यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन डिस इन्फ्लेशन में स्लो डाउन हो रहा है। अभी भी डिमांड है लेकिन डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। कॉजेज की बात करते हैं हम, तो डिफ्लेशन हम देखते हैं रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग है। अब जैसे मैंने बताया कि जो डिफ्लेशन है वो क्या बता रहा है, कि रिसेशन बता रहा है। रिसेशन मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है मतलब लोग स्पेंडिंग कम कर चुके हैं अपनी, जो पैसा उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है उसको वो अपने सेविंग में रख रहे हैं, अपने जो एक्सपेंडिचर उनको कम कर दिया। तो हम देखेंगे कंज्यूमर स्पेंडिंग घट जाती है,
डिक्लाइन इन डिमांड होती है और एक्सेसिव कैपेसिटी होती है, एक्सेस कैपेसिटी में होती है। देन डिस इन्फ्लेशन में आप देखते हैं कि आरबीआई की जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं, लाइक आरबीआई अगर देखता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या मेजर लेता है? लिक्विडिटी कम करता है मार्केट से। लिक्विडिटी एक सर्टेन अमाउंट में ही कम करता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में रहे, इकोनॉमिक रिसेशन में ना जाए। तो हम देखते हैं इन्फ्लेशन अगर 10% जा रहा है, जो आरबीआई के टारगेट लिमिट से बाहर है, तो आरबीआई को मैक्सिमम 6% तक मेंटेन रखना है। तो आरबीआई यहाँ क्या करेगा? लिक्विडिटी कम करेगा, मार्केट से लिक्विडिटी उसको कम कर देगा। तो जो इन्फ्लेशन 10% से 6% पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी इन्फ्लेशन है, लेकिन आरबीआई के करेक्टिव मेजर्स की वजह से जो आरबीआई के टारगेट है, आरबीआई के 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मैनेज करने का टारगेट है, उसको अचीव कर लेता है। तो यहाँ पे जो जनरल परसेंटेज जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज होकर 6% आ रहा है, उसको डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसके मैं बता रहा हूँ कॉजेस जो मैंने बताया, सेंट्रल बैंक के एक्शन हो सकते हैं, या फिर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हो सकती है कि हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया है। जो हम 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे थे, हमने एफिशिएंट वे में उसको प्रोडक्शन किया, तो उसकी कॉस्ट जो 100 रुपए आ रही थी, अब वो 98 रुपीज आ रही है। तो सस्ते में बन पा रहा है वो, सस्ते में बन पा रहा है, तो मार्केट में जो महंगाई बढ़ी हुई थी, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। रिड्यूस इन डिमांड प्रेशर, डिमांड का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इसमें? कंज्यूमर डिले इन परचेज, कंज्यूमर अपने क्या जो परचेज उनके प्लान है, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को आज कार खरीदनी है, लेकिन उसने अपने जो परचेज कार खरीदने की जो उसका प्रपोजल था, उसको उसने डिले कर दिया, इस साल की जगह नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे। तो जैसे उसने डिले किया कि इस साल अगर वो कार खरीदने वाला था, उसको डिले करके पोस्टपोन करके उसने नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दिया, तो इस साल जो एक कार की डिमांड हो सकती थी वो नहीं हो रही है। इस वजह से वहां पे स्लो डाउन आ रहा है, तो उसे पोस्टपोन कर देते हैं अपने एक्सपेंडिचर को। डेट बर्डन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बिजनेस में कट प्रोडक्शन, बिजनेस अपने प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इसलिए कम कर रहे हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो जो प्रोड्यूसर है, जो फैक्ट्री ओनर्स है, मिल ओनर्स है, वो अपना प्रोडक्शन क्यों करेंगे? क्यों? अगर वो प्रोडक्शन सेम लेवल पर रखेंगे, तो मार्केट में एक्सेसिव सप्लाई हो जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग डिमांड कम हो रखी है, सप्लाई हमने सेम रखी है, तो मार्केट में प्राइस क्रैश करने लग जाएगी। तो इस वजह से प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर वो अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं, डिमांड घट रही है तो अपना प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं। इधर इस तरफ तो हम देखेंगे दिस इंटरेक्शन में प्राइस, जनरल प्राइस अब राइज हो रहा है, तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इतनी प्रोडक्शन सडनली कम कर दिया। डिमांड 10% थी पहले, अब 10% की 6% है, लेकिन बढ़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि 100 गुड्स की डिमांड थी लास्ट ईयर, इस साल 10% बढ़ी हुई है, तो 110 होनी चाहिए थी, वो 110 से घटकर 6% हो गई, तो 106 गुड्स की डिमांड रहेगी। तो लास्ट ईयर में जो 100 थी, उसके कंपैरिजन में 106 गुड्स की डिमांड हो रही है, जो 110 की हो सकती थी। तो 110 की कंपैरिजन में 106 है, तो वो कम हुआ है। बट लास्ट ईयर कंपैरिजन में अभी भी 106 हो रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो 100 था, उसके कंपैरिजन में अभी भी 106 हो रहा है। तो अभी भी मार्केट में जो डिमांड है वो थोड़ी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि स्लो डाउन की तरफ है, पेस स्लो हो रही है, जो ग्रोथ की पेस है वो स्लो हो रही है। तो इस हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन में जाएगा। सेंट्रल बैंक का रेस्पॉन्स देखेंगे, इसमें मैंने बताया कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। आरबीआई को ग्रोथ बढ़ानी है, ग्रोथ को रिवाइव करना है अगर इकोनॉमी रिसेशन में चलेगी। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल कोविड का टाइम, जब कोविड का टाइम था, उस समय इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में थी। अब इसमें सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, वो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी को रिवाइव करने में। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? ऑटोमेटिक बढ़ नहीं सकती जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, उनके वेजेस नहीं होंगे, सैलरी नहीं होगी, या उनको इजी लोन नहीं मिलेंगे, तो मार्केट में डिमांड आ नहीं सकती। तो इसके लिए दोनों फैक्टर जो हमने लास्ट प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस किया था, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी एक्सेस स्पेंडिंग करेगी, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो मार्केट में जाके अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो वहाँ पे मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेंगे। जैसे मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की, तो वैसे वैसे उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो फैक्ट्री ओनर्स है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर करेंगे, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
तो इस तरह से एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगा, जो हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया था। इस तरह से हमारा वर्चुअस साइकिल बन जाएगा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से सब तरफ जॉब क्रिएशन होने लगेगा। गवर्नमेंट अपने सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब क्रिएशन करेगी, देन उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट के जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर लोगों के पास सैलरी आएगी, सैलरी वेजेस मिलेंगे, इससे वो मार्केट में गुड्स से सर्विस की डिमांड करेंगे। तो इस तरह से होलिस्टिक इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती जाती है। तो ये आरबीआई का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का रोल है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स बढ़ाती है। और सेकंड, जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी इजी मॉनिटरिंग पॉलिसी करता है, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, जो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, रेपो रेट को कम कर देता है, जिससे बैंक्स को इजी लोन आरबीआई से मिलता है। अब बैंक को इजी लोन, सस्ते लोन आरबीआई से मिल रहा है, तो वो बैंक मार्केट में इजी लोन देगा, सस्ते लोन देगा, इंडस्ट्रीज को देगा, नई फैक्ट्री लगाने के लिए सस्ते लोन दे पाएगा, या फिर हाउस लोन दे पाएगा। जो रिटेल कंज्यूमर है उनको सस्ते होम लोन मिलेंगे, सस्ते कार लोन मिलेंगे, सस्ते पर्सनल लोन मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड के पे इंटरेस्ट रेट कम होगी। तो इस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज होगी, ज्यादा से ज्यादा मनी मार्केट के अंदर आएगी। जो आरबीआई के कॉर्पस में पड़ा था पैसा, वो बैंक के पास जाएगा और बैंक उसको मार्केट में लैंड करेगा। तो जो आरबीआई के कॉर्पस में पैसा पड़ा था वो सर्कुलेट होके इकोनॉमी में आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। लोगों के पास पैसा होगा, चाहे तो लोन की फॉर्म में हो रहा है या बढ़े हुए वेजेस की फॉर्म में हो रहा है। किसी भी फॉर्म में अगर लोगों का पैसा आ रहा है तो मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेंगे। जैसे कि अगर उसको कार लोन सस्ते में मिल गया तो मार्केट में जाके कार की डिमांड करेंगे। तो इस वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसमें डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी रिवाइव होना स्टार्ट कर देगी। तो हम जो डिफ्लेशन में थे वो धीरे धीरे हमारा इन्फ्लेशन की तरफ जाने लगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ आने लगी। सेम मॉनेटरी पॉलिसी और जो गवर्नमेंट का है, जो हायर इंटरेस्ट रेट है, उसको, ये कॉजेज है उसको कम करेंगे तो हमारा जो डिस इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो पॉलिसी चैलेंजेस है जो मैंने बताया कि इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है तो उसको डेट लेना पड़ रहा है मार्केट से। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है, टैक्स रिवेन्यू होता है, या जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे करते हैं, जीडी, जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी, इन सबसे गवर्नमेंट को अर्निंग होती है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, रिवेन्यू टैक्स होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट को अर्निंग होती है। इन अर्निंग के बाद भी अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? तो इसके लिए वो मार्केट से बोरोइंग करती है। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कि जो गवर्नमेंट है वो जी सेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है लोन की फॉर्म में। ये बॉन्ड होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि मार्केट में कि आप मुझे 10 रुपए दीजिए, आप मुझे 100 रुपीज दीजिए, मैं आपको कूपन रेट 6% दूंगा, कि 100 रुपए पे आपको एक साल में 6 रुपए दे दूंगा मैं। और 10 साल बाद में आपका जो 100 रुपया है वो हम, मैं पूरा 100 रुपये आपको दे दूंगा। तो 10 साल तक आपको हर साल 6-6 रुपए मिलता रहेगा। और जैसे ही मेच्योरिटी आएगी 10 साल बाद में, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपए, वो आपको वापस गवर्नमेंट दे देगी। तो इस तरह से मार्केट से बोरोइंग करती है गवर्नमेंट। और जो बोरोइंग कर रही है, इस वजह से गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेट है वो गवर्नमेंट का बढ़ता जाता है। तो जैसे स्पेंडिंग गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ रही है तो अब उसका डेट बढ़ेगा। या आरबीआई का हम देखते हैं लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, आरबीआई की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी मार्केट में। तो वो हम इसमें देखेंगे। सेम इसी इसके अंदर भी हमें ये डिस इंफ्लेक्शन में भी यही सब हमें इम्पैक्ट दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी स्लो डाउन हो रहा है। अभी हमारे पास रिसेशन नहीं है लेकिन स्लो डाउन आ रहा है। तो ये पॉलिसी चैलेंजेस हमें दिखेंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया था, जो रिसेशन के एग्जाम्पल है, रिसेशन जो ग्रेट डिप्रेशन था यूएसए में 1930s का, ठीक है, या 1990s में जो जापानी लॉस्ट डिकेड था, या 2008 का, 2008 के अंदर जो ग्लोबल जो हमने स्लो डाउन देखा था, ये सारे एग्जाम्पल है रिसेशन के या डिफ्लेशन के। ऐसे ही हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी है पिछले 3-4 साल से हम देखेंगे स्लो डाउन में जा रही है, तो वो हम डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होगी। दोनों को मैंने डिटेल में बताया है कि डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस है। सिंपल है कि अगर हम
नंबर लाइन में बात करते हैं। अगर हमारा इन्फ्लेशन अभी 10% है, 10% घट के 5% हो गया, 5% घट के 3% हो गया, 3% घट के 0% हो गया, 0% घट के -3% हो गया, -3% घट कर -5% हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन 10% था, 10% से कम होता रहा है हर साल। जो परसेंट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये परसेंटेज में जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है, तो इसको हम डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जीरो के से नीचे चला जाता है ये, कि मार्केट में उसके प्राइस राइज है, वो प्राइस डिक्रीज में चला जाता है, तो इसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म्स आप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है स्क्यूफ्लेशन। हम चार टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक है स्क्यूफ्लेशन। फर्स्ट हमारे पास स्क्यूफ्लेशन है। स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है कि जो हमने बास्केट को कमोडिटी दी है, हमारे पास इन्फ्लेशन दिख रहा है अभी, ठीक है। इन्फ्लेशन हमें भी इकोनॉमी में दिख रहा है। अगर सपोज हमारे पास इन्फ्लेशन अभी 5% का है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, इन्फ्लेशन अभी हमारे पास 5%, तो हमारे पास जो टोटल बास्केट ऑफ कमोडिटी था वो 697 कमोडिटीज थी। हो सकता है इसमें से कुछ 100 कमोडिटीज को हम ले लेते हैं, जिसमें कुछ लाइक प्राइस राइज नहीं है, प्राइस डिक्रीज हो गया, सपोज यहाँ पे प्राइस कम ही हो रहा है, तो बाकी 597 जो कमोडिटीज है उसका प्राइस राइज ज्यादा हो रहा है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें 5% दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ सेक्टर में इन्फ्लेशन है, कुछ सेक्टर में डिफ्लेशन हो रहा है या डिस इन्फ्लेशन हो रहा है। तो उन दोनों को जो स्क्यूनेस है दोनों में, कि बास्केट ऑफ कमोडिटी में हमने देखा कुछ सेक्टर इन्फ्लेशन में जा रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन में जा रहे हैं, कुछ सेक्टर स्लो डाउन में जा रहे हैं जहाँ पे डिफ्लेशन हो रहा है। तो वो जो स्क्यूनेस है उसको हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इसके कॉजेज हो सकते हैं कि डिस्पैरिटी इन सप्लाई, कुछ सेक्टर में सप्लाई ज्यादा हो रही है, कुछ सेक्टर में सप्लाई कम हो रही है। जिसमें सप्लाई ज्यादा हो रही है वहां पे इन्फ्लेशन कम होगा, जो सप्लाई ज्यादा है वो डिमांड को मैच कर पा रहा है, और जहाँ पे सप्लाई कम हो रही है वो डिमांड को मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए वहां पे प्राइस राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। वही है जो डिमांड सप्लाई कर्व था, कि अगर मार्केट में हम सप्लाई कम करेंगे डिमांड के कंपैरिजन में, तो प्राइस राइज होने लगेगा, और मार्केट में हम डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई को ज्यादा कर देंगे, तो डिमांड जो प्राइस है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन कम होना स्टार्ट कर। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बताए थे। अनइक्वल इम्पैक्ट होता है, कुछ सेक्टर इन्फ्लेशन में वहाँ डिमांड बढ़ी हुई है, कुछ सेक्टर में डिमांड घटी हुई है, तो वो हमें देखेंगे सेगमेंट वाइज हमें डिस्पैरिटी दिखती है। सेंट्रल बैंक का रेस्पॉन्स देखेंगे। सेंट्रल बैंक क्या कुछ इस केस में क्या करता है, टारगेटेड रेपो रेट देखता है, जो मैंने बताया था पिछली बार, टारगेटेड रेपो रेट, ठीक है। उसमें देखेगा कि कुछ सेक्टर जो स्लो डाउन में जा रहे हैं, कुछ सेक्टर स्लो डाउन में जा रहे हैं, जिनकी डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं तो वो डिफ्लेशन पे जा रहे हैं, तो उस सेक्टर को आरबीआई टारगेट करेगा, तो वहां पे इजी लोन देगा। सपोज इसको हम डिटेल में देखें। अगर हमारे पास हम देखते हैं कि आरबीआई अभी इंटरेस्ट रेट 4% रखा हुआ है, आरबीआई ने रेपो रेट 4% रखी हुई है सभी सेक्टर्स के लिए। अब इसमें से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो हमारे उस पर डिमांड हमारी कम हो रही है, वो डिफ्लेशन में जा रहा है, ठीक है, कि उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी प्राइस कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई टारगेटेड टारगेटेड रेपो रेट को 2% कर देगा, कि जो भी बैंक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को लोन देना चाहते हैं वो आरबीआई से 2% के इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हैं। तो बैंक भी देखेंगे कि हमें बाकी सब सेक्टर्स के लिए हमें 4% पे करना पड़ रहा है आरबीआई को लोन देने के लिए, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को फंडिंग करना चाहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को लोन देना चाहते हैं, तो आरबीआई से हम 2% पे वो लोन ले सकते हैं। तो मार्केट में हम थोड़ा सस्ते रेट पे हम लोन दे पाएंगे, तो हमारे पास मार्जिन यहाँ पे ज्यादा बचेगा। तो यहाँ पे आरबीआई टारगेट कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए टारगेट कर रहा है, इसलिए उसने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर दिया, जो उसकी पॉलिसी रेट है उसको कम कर दिया उस पर्टिकुलर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। तो ये जो जो 2% बैंक इंटरेस्ट रेट पे जो लोन ले रही है बैंक, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को ही लोन दे सकेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एजुकेशन सेक्टर को दे देता है, या फिर प्रोडक्शन सेक्टर को किसी को दे दिया, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्शन सेक्टर मिल है तब जो टेक्सटाइल मिल है उसको दे दिया, ऐसा नहीं कर सकता। अगर टेक्सटाइल मिल को लोन देना है तो वो 4% पे ही आरबीआई से लोन देगा, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने डिटेल में बताया है। एग्जाम्पल मैंने बताया कि सर्टेन गुड है, हाउस होल्ड है,
तो आप देख सकते हैं कुछ हो सकता है कि इस किसी पर्टिकुलर रियल स्टेट है, ठीक है, रियल एस्टेट है, इसमें हम देखेंगे कि डिमांड कम हो रही है तो इसकी प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है, जबकि ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है। कई बार होता है कि रियल सेक्टर में हम एक्सेसिव फ्लैट्स बना दिए, तो सडनली फ्लैट्स की जो प्राइस है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो वो एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये स्क्यूनेस है, कुछ सेक्टर में इन्फ्लेशन है, कुछ सेक्टर में डिफ्लेशन है, तो और ओवरऑल पूरा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट इज रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है? एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, एक स्टिमुलेशन का काम करता है। स्टिमुलेशन कहते हैं कि जैसे कोविड के टाइम में, मैं वापस बताता हूँ, कोविड के टाइम में गवर्नमेंट को अपना डिमांड बढ़ाना था, तो स्टिमुलेशन के फॉर्म में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है कि पर्टिकुलर ऐसे ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट कर दे। तो जो गवर्नमेंट के मेजर होते हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए, कोविड के टाइम कोई भी डिमांड नहीं थी, लोगों के पास सैलरी नहीं आ रही थी, लोगों की जो जॉब्स थी वो जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो जैसे ही लोगों को सैलरी नहीं मिल रही तो उनकी ऑटोमेटिक मार्केट में डिमांड कम हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की, कि वो अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया। तो गवर्नमेंट को ऐसे टाइम में इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ानी, डिमांड कैसे बढ़ाएगी कि वो लोगों को ज्यादा ज्यादा पैसा दे सके। अब गवर्नमेंट क्या फ्री में तो पैसा देगी नहीं। जैसे नरेगा है, नरेगा में भी गवर्नमेंट जो रूरल वर्कर्स है उनसे अनस्किल लेबर वर्क करवाती है। जैसे पॉन्ड बनवा लिया, तालाब बनवा लिया, कैनाल वर्क करवा लिया, तो कुछ भी जितना स्किल की जरूरत नहीं है वैसा काम करवाती है। उसके अगेंस्ट उसको सैलरी देती है, वेजेस देती है। तो जो वेजेस मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, उसको जाके वो मार्केट में स्पेंड करेंगे, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेंगे, तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट फ्री में नहीं दे रही, यहाँ पे ऐसे मेजर्स दे रही है जिससे मार्केट में डिमांड बढ़े, तो उसको हम रिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को बढ़ाने का काम कर रही है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ाने का काम कर रही है, ग्रोथ ला रही है, डिमांड बढ़ा रही है। इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाता है, प्राइवेट सेक्टर कुछ करता नहीं है। जब मार्केट स्लो डाउन में है, रिसेशन में है जीडीपी, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो जीडीपी का फॉर्मूला होता है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है, उसका हम देखते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है उनका इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनका उसका इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। अगर बाकी सब सेक्टर हाउस होल्ड का स्पेंड अपना एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रखे हैं, तो गवर्नमेंट ही एक बचता है लार्ज कंपोनेंट जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा के इकोनॉमी में डिमांड बढ़ा सकता है, ग्रोथ बढ़ा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट अपनी ऐसी पॉलिसी बनाता है। इसका एम क्या होता है कि हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में डिमांड बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सेंट्रल बैंक भी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ाने का ही काम है, तो आरबीआई भी अपना रोल कर सकता है कि अपने इजी मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैंने बताया कि कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, या एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट को पहले के कंपेरिजन में कम कर देगा। ये क्वालिटेटिव मेजर्स है। ये कैसे? जैसे कि हमारा हम देखते हैं कि कोलेटरल लेती है बैंक, कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, हाउस है, हाउस की जो मतलब हम होम लोन ले जाते हैं तो अपने जो वहाँ पे कोलेटरल देते हैं, घर को ही कोलेटरल के फॉर्म पे देते हैं। तो 100 करोड़ का घर है हमारा अगर, तो हम जो जो भी बैंक होगा उसका 80% तक लोन दे पाएगा। तो 100 करोड़ का कोई घर है, तो जो बैंक है वो 80 लाख तक का लोन देगा। तो अगर यहाँ पे आरबीआई उस लिमिट को कम कर देता है, ठीक है, जो यहाँ पे उसने मार्जिन रखा था 80% का, उसको कम करके मान लो 90% तक लोन दे पाता है, तो 100 करोड़ का जो घर है उसके कोलेटरल में बैंक अब 90 करोड़ के 90 लाख के लोन दे पाएंगे। तो इस तरह से जो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो करेगी आरबीआई। एग्जाम्पल मैंने बताया कि प्रो रिसेशनरी पीरियड, कि जो रिसेशन आ रहा है तो उसमें गवर्नमेंट क्या मेजर लेगी डिमांड को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे रिसेशन आ चुका है, डिफ्लेशन चल रहा है, तो उसको इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है कि हमारे पे कोई इनकम हो रही है, हमारे पास इनकम है 100 रुपीज की, ठीक है, अगर हमारे पास 100 रुपए की इनकम हो रही है अभी, तो इस पर हमें गवर्नमेंट 10% टैक्स लेती है
हमारे पास 90 रुपीज बचते हैं खर्च करने के लिए। हमारे एक्सपेंडिचर और सेविंग के लिए हमारे पास 90 रुपीज बचते हैं। इस 90 रुपीज में से हमने मान लो सपोज 50 रुपीज एक्सपेंडिचर कर दिया मार्केट में, तो रिमेनिंग 40% अपन ने सेविंग कर ली म्यूचुअल फंड में, एफडी के अंदर, सेविंग अकाउंट में, कहीं पे भी। इन्फ्लेशन क्या होता है कि हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्यों हमारे पास 100 रुपए है, गवर्नमेंट ने वहां पे 10% टैक्स लिया। इसको मैं और क्लियर कर दूं आपको कि अगर हमारे पास, यही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 100 रुपीज है, गवर्नमेंट ने 10% टैक्स ले लिया, तो हमारे पास 90 रुपीज बचे फाइनल। इन हैंड हमारे पास 90 रुपीज बच रहे, इसमें से हमने स्पेंडिंग कर दी 50 रुपए की, बाकी बचे 40 रुपीज हमारा सेविंग में चला गया। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा सेविंग है। अब क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हमारी इनकम अभी भी 100 रुपीज है, अभी भी हम टैक्स 10% दे रहे हैं, इस वजह से हमारे पास 90 रुपीज बच रहे हैं। लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब जो जो गुड्स और सर्विस है उनकी प्राइस बढ़ी हुई है, इसलिए अभी जो हमें जो एक्सपेंडिचर करेंगे, हम 50 रुपए की जगह हम 60 रुपए लगेंगे। सेम हम गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं जो पहले ले रहे थे, उसके लिए हमें 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब हमें 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमारे पास जो लास्ट सेविंग के लिए जो पैसा बच रहा है वो हमारे पास 30 रुपए ही बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपए हमारा कम हो गया है यहाँ पे सेविंग्स में। जो 10 रुपए की, या 40 रुपए सेविंग थी पहले, अब हमारे पास 30 रुपए की सेविंग है, तो 10 रुपए हमारी सेविंग कम हुई है। तो ये हमारे एक टैक्स की फॉर्म में है, किसी ने टैक्स लिया नहीं, लेकिन हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही थी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी के लिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए जो हम 50 रुपए एक्सपेंडिचर कर रहे थे, सेम क्वांटिटी के लिए अब हमें 60 रुपए एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। तो 10 रुपए हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से हमारे 10 रुपए की सेविंग कम हो गई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो ये 10 रुपए हमारा 10% हमारा इन्फ्लेशन टैक्स होगा। ये कोई टैक्स लगा नहीं रहा, लेकिन हमारा जो सेविंग कम हो रहा है 10% से, तो उसको हम इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे कॉजेज, हमने बताया कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, कि मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है, इस वजह से गुड्स सर्विस की प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ी है, इस वजह से हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारे कॉजेज हो जाते हैं। इसमें इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। जो इन्फ्लेशन ने हमें बताया कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि इसमें मॉडरेट इन्फ्लेशन टारगेट करता है, कि जो आरबीआई का टारगेट है 2% से 6%, इसके बीच में करने की कोशिश करता है। कैसे कम करेगा? मार्केट से एक्सेसिव लिक्विडिटी को सक आउट करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जिससे इजी लोन जा रहे थे मार्केट में वो कम हो जाएंगे। तो ये मेजर लेगा तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो जो गुड्स एंड सर्विस की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रही थी वो कम हो जाएगी, इस वजह से हमारा इन्फ्लेशन टैक्स कम हो जाएगा। हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखेंगे, तो इन्फ्लेशन जहां जहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, जहाँ पे भी इन्फ्लेशन पे हो रहा है वहां पे हमारा इन्फ्लेशन टैक्स जा रहा है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे हमारा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि हमने जो कर्व देखा था, हमने जो फिलिप्स कर्व, हम आगे भी देखेंगे। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है। डिमांड बढ़ी हुई है मार्केट में, तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हायर करना पड़ेगा। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन तो है, बट मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ी हुई। इन्फ्लेशन किसी और वजह से हो रहा है। हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो, कि रॉ मटेरियल है वो महंगे मिल रहे हैं। हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट कर रहे हो, चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हो, रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, या यूक्रेन से इम्पोर्ट कर रहे हैं वहाँ, या मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम मिडिल ईस्ट से क्रूड इम्पोर्ट कर रहे हैं, और अभी जैसे मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, जैसे भी हम देखते हैं कि हमास का और इसराइल का वार चल रहा है, इस वजह से मिडल ईस्ट है वो अनस्टेबल हो रखा है। वहाँ पे जो क्रूड की रेट है वो बढ़ ही रही है, और इंडिया में 85% क्रूड है वो इम्पोर्ट होता है। तो जैसे ही हम इंडिया में देखेंगे तो हमारे जो क्रूड की रेट बढ़ी है, क्रूड की रेट की वजह से हमारा फ्यूल रेट बढ़ जाता है। फ्यूल रेट बढ़ा हुआ है, इस वजह से हमारी जो सारी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जो फ्यूल है वो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट हर एक आइटम में ऐड होता है। जैसे हम फार्म से हमने वीट कल्टीवेशन किया,
वीट को मंडी तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ कॉस्ट ऐड हो जाएगी फ्यूल की। फिर मंडी से लेकर जो फाइनल कंजम्पशन हो रहा है घर के अंदर, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, तो वहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जहां जहां लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड हो रही है, वहाँ फ्यूल कॉस्ट ऐड होती जा रही है। और फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, मिडिल ईस्ट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो वहां पे क्रूड की रेट बढ़ी हुई है, तो इंडिया में फ्यूल रेट बढ़ गई। फ्यूल रेट बढ़ी है, इस वजह से सारी गुड्स एंड सर्विस की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। मतलब प्राइस बढ़ रही है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। बट डिमांड उतना ही है अभी भी, डिमांड उतनी ही है। तो डिमांड उतनी है तो मार्केट में जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही। डिमांड है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो जीडीपी उसी रेट पे है। या डिमांड थोड़ी कम हो रखी है तो जीडीपी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जीडीपी अगर सेम है या कम हो रही है, तो उस केस में हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट उसी रेट पे होगा या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डिमांड कम होगी, लोगों से फैक्ट्री से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना कम हो जाएगा, लोगों को वर्कर्स को निकालना स्टार्ट कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, फिर भी हम देखें जीडीपी ग्रोथ नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। ये हो सकता है एक्सटर्नल शॉक्स, जैसे मैंने बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इस वजह से फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा, कुछ कुछ इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ गई है रॉ मटेरियल की, क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लेकिन डिमांड उतनी है या थोड़ी कम हो गई है। अगर डिमांड उतनी है तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन के साथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो वो वाली कंडीशन आ गई है। तो ये कॉजेज हो सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल शॉक है, सप्लाई साइड इशू है, बॉटल नेक है। तो इस तरह के जो होते हैं वो कॉजेज होते हैं। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन को भी हमें कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करना है। नॉर्मली क्या, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन इस केस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अगर इस केस में आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को सक आउट करता है मार्केट से, अपने जो लोन है उनको महंगा करता है, ताकि मार्केट में डिमांड कम हो सके। अगर ऐसा करता है तो हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने लगेगा। ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार होने लगेंगे। समझ रहे हो? तो अगर लोन आरबीआई ने महंगा कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ाओ, समझो इसको, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मतलब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकता है? आरबीआई मार्केट से लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी उसको सकआउट करेगा। कैसे करेगा? अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, लोगों को महंगे लोन मिलेंगे। महंगे लोन मिलेंगे तो लोग वो जो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे थे लोन लेके, वो करना बंद कर देंगे। तो इस वजह से मार्केट में डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे डिमांड कम होना स्टार्ट होगी, तो फैक्ट्री ओनर्स है वो अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, कॉस्ट कट करेंगे, कॉस्ट कट करेंगे तो वहां से लेबर्स को वहां से निकालने लगेंगे। लेबर को निकालेंगे तो वहां से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत लाइक हार्मफुल कंडीशन हो जाती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। चैलेंज बता रहा हूँ सेंट्रल बैंक के लिए कि दोनों चीज को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। तो ये बहुत ड्वेल चैलेंज हो जाता है आरबीआई के लिए। एग्जाम्पल बताते हैं, जो 1970s की ऑयल क्राइसिस थी, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, क्रूड ऑयल की रेट बढ़ जाती है, तो वो बेटर एग्जाम्पल है यहाँ के ऊपर। कि जैसे क्रूड ऑयल की रेट बढ़ रही है तो कॉस्ट पर इन्फ्लेशन आ रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया मैक्सिमम क्रूड को इम्पोर्ट करता है। और क्रूड ऐसा है कि फ्यूल कॉस्ट हर एक लॉजिस्टिक कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल की रेट बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन डिमांड उतनी ही है। इस वजह से उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आरबीआई मेजर लेता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो उस वजह से हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लेकिन जो जीडीपी है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो स्टेगनेंट है या डिक्रीज कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो मेरे को लगता है ये चारों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम समझते हैं फ्लिप्स का, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। फ्लिप्स का क्या होता है कि जो इनवर्स रिलेशन बताता है इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। कि देखो, जब मार्केट में अगर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो मार्केट में, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोग गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं इसलिए वो प्राइस महंगी हो रही है। तो उस डिमांड को मैच करने के लिए जो फैक्ट्री ओनर्स है, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है,
अगर मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है तो उसको सप्लाई करेंगे, डिमांड बढ़ी है तभी तो प्राइस राइज हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उस हिसाब से सप्लाई बढ़ना स्टार्ट होती है, जो हमने सप्लाई कर में देखा था, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रही है तो उसको हायर मार्जिन मिलेंगे प्रोड्यूसर को, इसलिए प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा यहाँ पे उस बढ़ी हुई डिमांड को कैटर करने के लिए। तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया तो यहाँ पे लोगों को हायर करना स्टार्ट करेगा, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन स्टेगफ्लेशन में ये जो रिलेशन है वो काम नहीं करता। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इस डायरेक्शन अगर हम चलते हैं कि इन्फ्लेशन 2% से 5% चला गया, तो हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो 6% से वो 3% पे आ गया। तो पहले 6% लोग अनएम्प्लॉयड थे, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। अब जैसे ही वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा, मार्केट में डिमांड बढ़ी, इन्फ्लेशन 2% से 5% चला गया, वैसे ही हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 6% से 3% पे चला जाता है। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये फिलिप्स का रोल है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से फिलिप्स उन्होंने दिया था, इसको हम फिलिप्स का रोल बोलते हैं। तो ये अभी तक हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, अलग से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया ये क्या होता है। नाउ लास्ट है हमारा जीडीपी डिफ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेशन क्या होता है? देखो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर या इंडेक्स हमने डिस्कस किए। हमने डिस्कस किए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सेकंड हमारा था डब्ल्यूपीआई, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। थर्ड हमारा था पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब जो फोर्थ आ रहा है वो हमारा आ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी किस हिसाब से डिफ्लेट कर रही है उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है। सबसे बेटर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन है उसको हम इसमें देख सकते हैं, ये बेटर है, सबसे बढ़िया है। क्यों? इस पर हम देखेंगे, मान लो सीपीआई हम देखते हैं, इसमें हम ले रहे हैं 697 कमोडिटी। इकोनॉमी में हो सकता है लाखों कमोडिटी हो, लेकिन हमें मोस्ट क्रिटिकल है, जो किसी भी रिटेल कंज्यूमर के लिए क्रिटिकल है, कि ये जो 697 कमोडिटीज है वो तो कंज्यूम करता ही करता है। ठीक है, मेजर पोर्शन जो कंजम्पशन है वो इसी में आता है। तो उन कम्युनिटीज को तो हमने इंक्लूड कर लिया सीपीआई डब्ल्यूपीआई में। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, सीपीआई में हम ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बास्केट कमोडिटी है वो 697 है। डब्ल्यूपीआई में हम केवल ले रहे हैं गुड्स को, गुड्स के प्रोडक्शन को ले रहे हैं, सर्विसेज को हमने लिया ही नहीं, यहाँ पे सर्विस सेक्टर है ही नहीं। तो इसमें पूरा हमने सर्विस सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये बेटर इंडिकेटर हो ही नहीं सकता। सीपीआई इससे बेटर हो सकता है क्योंकि इसमें हमने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लिया है। और इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम, इंडियन इकोनॉमी में सॉरी, इंडियन इकोनॉमी में हम देखते हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग 54% के आसपास हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमारा सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में, जीडीपी में। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई में तो हमने सर्विस सेक्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसमें तो हमारा कुछ दिख ही नहीं रहा। सीपीआई में हमने गुड्स एंड सर्विस दोनों को लिया है, पीपीआई में हमने गुड्स को लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लिया है, बट ये प्रोडक्शन लेवल पे लिया है। इसमें भी हमने बास्केट ऑफ कमोडिटी लिया है, इसमें भी हमने बास्केट कमोडिटी को लिया, सबको नहीं लिया। जीडीपी डिफ्लेक्टर में हम क्या करते हैं, हम जीडीपी को कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर कितनी जीडीपी थी, इस साल कितनी जीडीपी है, और दोनों के प्राइस हम देखते हैं। जो प्राइस हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंट प्राइस पे देख रहे हैं। ठीक है, कि जो नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि कितना हमारा प्राइस राइज हो रहा है। तो इसमें जीडीपी तो क्या होता है कि पूरे ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है या हमारा टोटल प्रोडक्शन है उसको हम देखते हैं, किसी भी इकोनॉमी में जो ओवरऑल सारे गुड्स एंड सर्विसेज है, इसमें 697 भी आ गए, इसके अलावा बाकी जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, उन सबको भी हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ टोटल जीडीपी को डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे रियल जीडीपी कितना है। यहाँ पे देखो नॉमिनल जीडीपी क्या हो रही है, नॉमिनल जीडीपी है टोटल हमने गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की है करंट रेट पे। और रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी हो रही है जो हम देख रहे हैं कांस्टेंट प्राइस पे, जो बेस ईयर की प्राइस पे है उस पे हम देख रहे हैं उससे कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से देखते हैं, अगर मान लो कि
इसको हम आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि नॉमिनल और रियल क्या होता है। तो इसके लिए मेरे को पूरा डिटेल में आपको कैलकुलेशन समझानी पड़ेगी। तो अभी ये समझ लीजिए कि नॉमिनल है, जो नॉमिनल है वो करंट रेट है। तो मार्केट में अभी किसी मान लो बिस्किट के पैकेट की रेट 10 रुपए चल रही है, उस रेट का हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने बिस्किट के रेट का प्रोडक्शन हुआ है, कितने वैल्यू के बिस्किट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी में। रियल में हम देखते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्राइस ली है हमने, जो बेस ईयर की प्राइस थी उससे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने 2012 का बेस ईयर लिया उससे मान लो बिस्किट के पैकेट की प्राइस 4 रुपए थी, तो 4 रुपए से आज कितना उसको कैलकुलेट करता है, तो उससे हमें पता चलता है कि कितना उसका रियल जीडीपी है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर हमें मिलता है कि कितना जीडीपी डिफ्लेक्ट हो गई है। ये बेटा पैरामीटर इसलिए हो गया है क्योंकि इसके अंदर हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, जीडीपी को डिवाइड कर रहे हैं, जीडीपी में पूरे होलिस्टिक वे में सारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, सबको काउंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल 697 कमोडिटीज को ही हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो लिमिटेशन थी हमारे सीपीआई डब्ल्यूपीआई में, जो हम बास्केट ऑफ कमोडिटी को ले रहे थे, उसको हटा के हमने वो इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस हो रहे हैं उन सबका ले लिया, उन सबकी वैल्यू को ले लिया। तो इकोनॉमी हर एक जो गुड्स एंड सर्विस है, हर एक कमोडिटी है, उसका इन्फ्लेशन इसमें काउंट होगी, इसलिए बेटर इंडिकेटर है। तो इसमें मैंने बताया गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को हम काउंट करते हैं, हम जीडीपी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100 कर रहे हैं उससे हमें कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे हमें पता चल रहा है। इसमें हम बेस ईयर ले रहे हैं, तो हम जो रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेस ईयर की प्राइस से कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स देखेंगे तो कंपोनेंट्स में हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ले रहे हैं इकोनॉमी में, जो हम सीपीआई में भी ले रहे थे, तो दोनों को ले रहे हैं। कंपेरिजन विद सीपीआई, सीपीआई में जैसे मैंने कंपेयर बताया कि हमने बास्केट ले रहा था, यहाँ पे फिक्स बास्केट है, या हमने 697 कमोडिटीज का बास्केट लिया हुआ है, वो हमारा फिक्स है यहाँ पे। उससे हम एक कमोडिटी ना ज्यादा ले रहे हैं ना कम ले रहे हैं। बट जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसके अंदर हमने 697 तो लिया ही है, प्लस इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूस हो रही है, चाहे तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही नेग्लेक्टेड है, बहुत नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको भी हम कर रहे हैं, उन सबको हम ले रहे हैं। तो सीपीआई के कंपेरिजन में बेटर पैरामीटर है। फॉर्मूला जैसे मैं बताया कि नॉमिनल, नॉमिनल अपन रियल इंटू 100 करेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100 करेंगे, तो ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। इंटरप्रिटेशन हम बता रहे हैं कि बेस ईयर के कंपेरिजन में कितना हो रहा है, बेस ईयर की प्राइस से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। लिमिटेशन है कि हम इसमें हर एक लेवल पे हमें देखना पड़ेगा, हर एक गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन देखना पड़ेगा। तो जीडीपी हम जितना एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर पाएंगे, उतना ही एक्यूरेटली हम जीडीपी डिफ्लेक्ट, जो डिफ्लेटर है उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। उससे हमें आइडिया लगेगा इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन आया है। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स में कि सबसे बेटर पैरामीटर कौन सा हो सकता है जीडीपी इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के लिए किसी भी इकोनॉमी में। तो उसमें हम बता सकते हैं कि अगर ऑप्शन में जीडीपी डिफ्लेटर आता है तो सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। नाउ लास्ट टॉपिक है कि हम रियल और नॉमिनल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया कि हम बेस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं, बेस ईयर का क्या रोल होता है, तो बेस ईयर बहुत डिपेंड करता है। इसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है। लास्ट ईयर कंपैरिजन में, लास्ट ईयर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा था, उसके कंपैरिजन हम देख रहे हैं इस साल, तो बेस ईयर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो लास्ट ईयर अगर हम लेते हैं, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन था 20%, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी लास्ट ईयर में। इस साल हम देखते हैं ईयर टू के अंदर, तो अगर हम देखते हैं कि प्राइस राइज यहाँ पे मान लो 50 रुपए का हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस राइज 50 रुपए का ही हुआ है, लेकिन अगर हम इस प्राइस राइज को हम देखते हैं इस परसेंटेज के फॉर्म में, तो हो सकता है वो 5% ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट ईयर था वो 20% इतनी प्राइस बढ़ गई थी कि जो एक्चुअल प्राइस है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। 100 रुपए की जो कमोडिटी थी वो 120 की हो गई। अब नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे तो हम 120 से डिवाइड करेंगे जो प्राइस एक्चुअल बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईयर वन के अंदर देखते हैं, ईयर वन में हमारे पास 100 रुपीज की कोई आइटम था। नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं इसमें 20% का इन्फ्लेशन आ गया, तो ये 120 रुपए का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है 20 रुपए, 20 रुपए बढ़ा है। थर्ड ईयर में हम देखते हैं बेस ईयर, इसके कंपेरिजन हम देखेंगे। पहले हमने जो सेकंड ईयर में देखा था, फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन में देखा था।
अब थर्ड ईयर में हम देख रहे हैं तो सेकंड ईयर के कंपेरिजन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज 20 रुपए ही बढ़ा है प्राइस। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला देखेंगे तो 20/120 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ से हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा 1/6। ठीक है, तो 1/6 हमारा लगभग बन रहा 17.6% के आसपास। तो इस जो पहले 20% इन्फ्लेशन था उसके कंपेरिजन में देखेंगे तो इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो ये बेस ईयर का इफेक्ट है। यहाँ पे प्राइस तो 20 रुपए बढ़ा है दोनों साल में, लेकिन बेस ईयर हम देखते हैं Y2 के अंदर। बेस ईयर अगर Y2 को लेते हैं तो वह प्राइस बढ़ी हुई थी, इसकी वजह से हमें जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इन्फ्लेशन कम दिख रहा है, जबकि जो महंगाई है उतनी ही बढ़ी है, 20 रुपए ही बढ़ा है कमोडिटी के प्राइस। तो ये बेस ईयर का इफेक्ट होता है। अब इस इफेक्ट को हम समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बेस ईयर ले लेते हैं जहाँ पे जो प्राइस है वो काफी स्टेबल रही है, प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। सपोज हमने जो जीडीपी जो हमने इसमें लिया हुआ है डब्ल्यूपीआई में, बेस ईयर है वो 2011-12 का है। हमने बेस ईयर 2011-12 ले लिया। उसमें हम प्राइस देखते हैं, ये प्राइस हमारे पास 10 रुपए थी, 12 रुपए थी और 13 रुपए थी। ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं। गुड्स देखते हैं कि हम पहले 10 तो फर्स्ट ईयर में हम बेस ईयर में देखते हैं कि हम 10 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारी जो जीडीपी आ रही थी, हम जीडीपी में क्या करते हैं कि प्राइस और नंबर ऑफ गुड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी इकोनॉमी में किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है वो हमारी जीडीपी होती है। तो हमने प्राइस देख ली कि हमारे पास यहाँ पे 10 रुपए प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी प्राइस हमारे पास 10 रुपए है। और हमने नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया 10, तो टोटल हमारे पास जीडीपी आ गया 100 रुपीज। तो हम 1920s के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो प्राइस है वो 10 रुपए की प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गई है। और गुड्स को हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 15 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हमारी जीडीपी हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 रुपए के हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारी जीडीपी हो गई। नेक्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि हमारी प्राइस बढ़ गई है, 1 रुपए से प्राइस बढ़ गई है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया है। 20 गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हमारी जीडीपी 260 आ गई। तो अगर हम इस केस में हम देखते हैं जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है जो हम करंट प्राइस पे देख रहे हैं। ठीक है, करंट प्राइस है जो हमारे 13 रुपए है। इसके ऊपर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी ग्रोथ कितनी आ रही है, 44% की आ रही है। ग्रोथ हम कैसे देखेंगे कि लास्ट ईयर का जीडीपी कितना था और इस साल का जीडीपी कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे 80 रुपीज का आ रहा है। 80 रुपीज हमारी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू बढ़ी है। जो गुड्स एंड सर्विस हमने प्रोड्यूस किए उसकी वैल्यू 80 रुपए से बढ़ी है। और हमारा जो लास्ट ईयर था, इसके लास्ट ईयर के कंपेरिजन में हम देख रहे हैं तो 180 रुपए के गुड्स एंड सर्विस से हमारे प्रोड्यूस हुई थी, जीडीपी की वैल्यू 180 रुपए थी। इंटू 100 करेंगे तो हमारे वन ये हमारे 44.44% आएगा। तो ये हमारा जीडीपी ग्रोथ आ रही है रियल। अब बेस ईयर में क्या करते हैं कि हमने जो लास्ट ईयर की हम देखेंगे, लास्ट ईयर हमने देखा वो प्राइस हमने बेस ईयर का ही प्राइस लिया, 10 रुपए लिया। उसके अंदर हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, हमने गुड्स जो प्रोड्यूस किया 15 किए, यहाँ पे हमने 15 किए थे, 15 ही ले रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट प्राइस है, ये जो बेस ईयर की प्राइस है वो कांस्टेंट प्राइस है, तो कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस के हम देखेंगे तो इसके हमारी जो जीडीपी की वैल्यू आ रही है वो 150 रुपीज की आ रही है। 150 रुपए की हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है, तो ये हमारी जीडीपी की वैल्यू आ गई है जो लास्ट ईयर था। नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं कि प्राइस हम वही बेस ईयर की लेते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू देखते हैं गुड्स एंड सर्विस की, हमें क्वांटिटी यहाँ बढ़ गई है तो कितने वैल्यू की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए हैं। अब हमने 200 रुपए के हो जाएंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 रुपए की गुड्स हमने प्रोड्यूस किए, तो ये हमारे जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि लास्ट ईयर कंपेरिजन में हमारी जीडीपी कितनी ग्रो की है। बट यहाँ पे जो हमने प्राइस ली है गुड्स एंड सर्विसेज की वो हमने बेस ईयर की प्राइस ली है। इधर हमने करंट प्राइस ली है, जो मार्केट की करंट प्राइस है। 2019-20 में 12 रुपए की प्राइस थी, 2021 के अंदर 13 रुपए प्राइस है। यहाँ पे हमने बेस ईयर की प्राइस ली है, जो 10 रुपए हमने बेस ईयर में प्राइस थी वही प्राइस ली है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विस कितने वैल्यू की बढ़ी है, यहाँ में हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो इस हिसाब से हम देखें तो 50 रुपए की हमारे पास गुड्स की वैल्यू बढ़ गई है। और जो प्रीवियस ईयर में हमारी जो जीडीपी थी वो 150 रुपीज की थी, इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास 33% का आएगा। तो ये हमारी रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, क्योंकि इसमें जो हमने देखा प्राइस राइज हो रहा है यहाँ पे 10 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ,
तो ये प्राइस राइज हुआ इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। प्रोडक्शन तो हमने वही कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाया है, जो 15 हुआ है 20 हुआ है, यहाँ पे 15-20 हुआ है। तो प्रोडक्शन तो 15 और 20 क्वांटिटी का ही हुआ है। 19-20 से 15 का हुआ और 20-21 से 20 का हुआ है। बट प्राइस हमने यहाँ पे देखिए, इन्फ्लेशन को हमने हटा दिया, जो महंगाई बढ़ी हुई थी वो उनको हमने हटा दिया, बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ हमें जो जीडीपी ग्रोथ मिल रही है वो 33% मिल रही है। ये हमारे जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ है, और ये हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन आएगा। तो जो हमने जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला देखा था, अगर हम यहाँ से जीडीपी डिफ्लेक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर हमारा यहाँ से आएगा कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये इंटू 100, ये हमारा इन्फ्लेशन है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो परसेंटेज में है, तो जो हमारा 44 है 0.44 अपॉन 33.33, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारा जो परसेंटेज आएगा वो हमारा इन्फ्लेशन होगा, वो हमारा ट्रू सेंस में इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि हमने पूरे जीडीपी की वैल्यू को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉमिनल होता है वो हमारे करंट प्राइस से होता है, करंट प्राइस हमारी मार्केट प्राइस होती है। और हम जो हमने अपनी जीडीपी कैलकुलेशन, हमने जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने अपने जीडीपी कैलकुलेशन को हमने कांस्टेंट प्राइस से करंट प्राइस पे शिफ्ट कर लिया है। करंट प्राइस जो मार्केट में प्रेवलेंट प्राइस है, जो मार्केट डिटरमाइन कर रहा है प्राइस प्राइस को, गुड्स एंड सर्विस जो मार्केट इक्विलिब्रियम से प्राइस आ रही है, उस प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो करंट प्राइस पे हम देखते हैं कि मार्केट में जो मार्केट प्राइस चल रही है उससे हम कितने गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं। रियल रियल में हम क्या, रियल जीडीपी हम देखते हैं कि जो हमारे बेस ईयर की प्राइस है वो हमारी कांस्टेंट प्राइस होती है, उसको हम रेफरेंस देते हैं। उसके कंपैरिजन में हम कितने वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज इस साल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कितनी हमने गुड्स सर्विसेज की वैल्यू हमने लास्ट ईयर प्रोड्यूस की थी, उसको कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं हमारा कितना इन्फ्लेशन आया। तो इस तरह से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। मेरे को लगता है आपको नॉमिनल और रियल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नॉमिनल में हम करंट लेते हैं, करंट प्राइस होती है मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस। और रियल में हम लेते हैं कांस्टेंट प्राइस होती है हमारे बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर प्राइस, ठीक है। जो सीपीआई है उसका बेस ईयर हमारा 2012 है। डब्ल्यूपीआई है उसका बेस ईयर हमारा 2011-12 है, ठीक है। जीडीपी के लिए जीडीपी के लिए हमारा बेस ईयर 2011-12 है। अगर हम सीपीआई आईडब्ल्यू की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा बेस ईयर 2016 है। और जो सीपीआई रूरल था, रूरल लेबर था या एग्रीकल्चर लेबर था, इसके लिए हमारा शायद 1984 85 है, ठीक है। ये एक बार देख लें, चेक कर लेना। तो ये हमारा बेस ईयर है, ये बेस ईयर हमने उस तरह से लिया है। बेस ईयर को गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है। प्रीवियस ईयर में अब जैसे बेस ईयर 2012 था, तो इस बेस ईयर को हमें लगभग 11 साल हो गए। तो हो सकता है इकोनॉमी में और भी फैक्टर हुए होंगे जो इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं, तो बेस ईयर में वो सारे फैक्टर्स बाहर हो जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट इस बेस ईयर को रिवाइज कर सकती है, जैसे यहाँ पे 2016 को किया है सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए। तो गवर्नमेंट जीडीपी और सीपीआई दोनों के लिए बेस ईयर रिवाइज करके 2016 कर सकती है, उसको डिस्कशन भी चल रहा है। तो 2016 में जो प्राइस लेवल था कमोडिटीज का, वो मॉडल स्टेबल था, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से हर सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर बेस ईयर को रिवाइज करती रहती है। बेस ईयर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने पूरा इसमें डिटेल में कवर किया। हमने फंडामेंटल देखे, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी देखे, जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में था, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद में हमने जो देखा जीडीपी का, जीडीपी, देन नेशनल इनकम को देखा, जीएनपी को देखा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या कंपोनेंट होता है, किस तरह से ये वेरी करता है, किसको एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ये सब हमने लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के अंदर ये सब हमने समझा अच्छे से। उसके बाद में हमने 5-6 लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन को समझा, ठीक है।
जो इन्फ्लेशन है उसको डिटेल में समझा, उसके कॉजेज क्या है, क्या किस वजह से होता है, क्या इकोनॉमी में इम्पैक्ट आते हैं, वेरियस टर्म्स थी इन्फ्लेशन रिलेटेड उसको समझा, जीडीपी कैलकुलेशन समझा कि बेस ईयर का क्या रोल होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट हमने देखे, कि हमने 5, 6, 7 इन लेक्चर्स में देखा। तो ये जो 1 से 7 की लेक्चर सीरीज है, ये आप पूरा देख सकते हैं डिटेल में। एक एक टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है, फंडामेंटल क्लियर किए हैं। तो ये सब आप अच्छे से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। अगर आपको ये सब लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे जो कमेंट बार है उसमें कमेंट लिख सकते हैं कि आपको और क्या सजेशन है, क्या इंक्लूड करना है, आपके डाउट्स क्या है। जो भी डाउट्स है आप इस पर टाइप कर सकते हैं। उनको मैं अगले लेक्चर में, जो भी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं पहले उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, देन हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइनेंशियल मार्केट होगा। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे हम, जिसमें हम कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है, जिसमें हम वेरियस इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, कैपिटल मार्केट होगा, वो सब हम इसको डिटेल में समझेंगे इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और इसके अलावा भी मैं एक और सोच रहा हूँ कि हमारे जो इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स है, उसका हम एक वीकली लेक्चर दूंगा मैं, उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो वो भी आपको साथ के साथ क्लियर होता रहेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए।